नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम करेंगे डिस्कस जो बायोलॉजी का जेट का एग्जाम हुआ है 2021 का, उसके आंसर्स कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कितने क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं कि उन पे हम क्लेम भी कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, क्या आप जितनी फीस भरते हैं ये एग्जाम उस लेवल का बनाया है इन्होंने। तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा भी एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हमने क्विज डाली थी, जो कुछ ऐप में थी और कुछ यूट्यूब चैनल से थी, उनसे कितने क्वेश्चन डायरेक्ट इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है भाई? पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? जड़ का दबाव किसके कारण होता है? रूट प्रेशर इज ड्यू टू। रूट प्रेशर किसके? निष्क्रिय पैसिव एब्जॉर्प्शन के कारण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन के कारण। बाकी के दोनों ऑप्शन तो मुझे रिलेटेड ही नहीं लगे रहे इसमें। तो आपको पता है भी रूट प्रेशर के कारण जल जो है जाइलम तक पहुंचता है और साथ में मिनरल्स भी पहुंचते हैं, तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत आता है, सक्रिय अवशोषण। प्लांट फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन था, प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की, और साथ में इसमें जो प्लांट वाटर रिलेशन है उससे ये क्वेश्चन आया है, प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, तो अच्छा था, ठीक है क्वेश्चन ज्यादा, पर ऑप्शन इनको थोड़े से अच्छे तरीके से मैनेज करने चाहिए भी। राइबोसोम, बड़े बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बधाई के पात्र हैं जो उपनेर बारे, अच्छा क्वेश्चन आया है। राइबोसोम का उत्पादन कहाँ होता है? आपको पता है अंतःपरद्वी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में तो 70s राइबोसोम होते हैं, बनाती नहीं है, और अंतःपरद्वी जालिका पर 80s राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कौन करता है? इनकी प्रोडक्शन जो है वो न्यूक्लियस करता है, केंद्रक जो है इसको प्रोड्यूस करता है। आपको पता है राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, आरएनए, और कौन सा आरएनए? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। और आपको पता है आरएनए जो है वो केंद्रक के अंदर बनता है, डीएनए के द्वारा बनता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, और ये हमने करवाया हुआ भी है क्लास में अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा घुमा के पूछा क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। ये सीधी सी बात है, पोलिनेशन के बारे में बात कर रहा है। पोलिनेशन, परागण। ये कह रहे भी जब परागण होता है तो ये पराग कणों को ग्रहणशील संरचना कौन सी है जो पराग कणों को रिसीव करती है? तो भैया आपको पता है ये स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, ये स्टाइल है, वर्तिका है, ये ओवरी है। ठीक है, और ये इसमें ओव्यूल होता है। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इसके बाद इनमें पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट होती है, पश्च परागण इनके अंदर विकास होता है और पोलन ट्यूब का निर्माण ये करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वर्तिकाग्र। ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आया है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में जो जनन है उससे संबंधित, ये उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? हमारा अगला क्वेश्चन, अमीबा में कैसा पोषण होता है? जो इन्वर्टिब्रेट्स हमने किए हैं, अमीबा, केंचुआ, तो उसमें केंचुए से क्वेश्चन आ गया, अमीबा से भी आ गया, कॉकरोच से क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी से तो दे नहीं सकते, तो एक मतलब यूनिट से एक आधा क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अमीबा में किस प्रकार का होता है बच्चों? होलोजोइक प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? होलोजोइक। ये इंजेक्शन भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, अवशोषण इत्यादि सारे काम ये करते हैं। तो होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन, एक ही बात है, सेगमेंटेशन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से आया है। तो सभी क्लासिफिकेशन में हम जब एनिमल क्लासिफिकेशन का करते हैं तो सभी फाइलम की हम विशेषताएं देखते हैं। तो ये विशेषताओं से क्वेश्चन है भी, ये सेगमेंटेशन किसकी है? क्योंकि पोरिफेरा की तो नहीं है भाई, पोरिफेरा की तो नहीं है, प्लेटिया एल्मेंथिस की भी नहीं है, मोलस्का भी नहीं है, तो एनेलिडा की है।
जैसे मोलस्का है, सेल बनाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है इनमें फ्लेम सेल्स होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं, पोरिफेरा स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से ये भी इजी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है भाई, सुसंस्कृत कपास की स्पीसीज है, स्पीसीज ऑफ कल्टीवेटेड कॉटन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है जेट बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे पोर्शन जो है एग्रीकल्चर के भी हैं, तो ये उससे क्वेश्चन आया अभी। तो इसका जो है इंडिया के अंदर सभी 4 प्रकार की स्पीसीज जो हैं ये हम कल्टीवेट करते हैं इंडिया के अंदर। तो ये भी इजी क्वेश्चन ही था, ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन मैं नहीं मानता इसको। सुसंस्कृत कपास स्पीसीज ऑफ कल्टीवेटेड कॉटन, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिना निषेचन के फल का विकास होता है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे ये कवि क्या कहना चाहता है, मेरे तो समझ में इतनी आ नहीं रही भाई। देखो बिना निषेचन के अगर ये फल पूछ रहा है तो पार्थेनोकार्पिक इसका राइट आंसर है, और ये पूछ भी यही रहा है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस पूछता तो पार्थेनोजेनेसिस होता, परंतु इसका राइट आंसर जो है पार्थेनोकार्पिक। जो बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पष्ट क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर पार्थेनोकार्पिक होगा जिस प्रकार से इन्होंने पूछा है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। प्ल्यूम्यूल, अरे भाई हिंदी में भी तो नाम होता है प्ल्यूम्यूल का, क्यों बच्चों को इंग्लिश चेक कर रहे हो आप बार बार। प्ल्यूम्यूल का आवरण जो ढका होता है सुरक्षात्मक, प्ल्यूम्यूल किस सुरक्षात्मक जो है प्रोटेक्टिंग लेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इसको हम कैलियोपेटाइल बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ये है। और ये जो हमारा मॉर्फोलॉजी या प्लांट्स के रिलेटेड जो चैप्टर थे उनसे भी ये आ सकता है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई कठिन नहीं है ये भी क्वेश्चन। एंटीबायोटिक टेरामाइसिन, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस, ठीक है। बाकी ये सारे बैक्टीरिया जो हैं या कोई फंगल जो है ये कोई न कोई काम करते हैं। तो आपको पता है भी एंटीबायोटिक्स हम फंगाई से जो कवकों से भी बनाते हैं, और सबसे पहले पेनिसिलिन बनी थी पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगाई से। तो ये टेरामाइसिन ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमेसस से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, टिड्डी अंडे कहाँ देती है। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट बताया था भी इस बार टिड्डी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रकोप भी रहा और टिड्डी से इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया भी। ये मिट्टी के अंदर अंडे देती है, बुलाई मिट्टी को ये पसंद करती है, ठीक है। मिट्टी के इनसाइड दी सोइल जो है ये एग्स देती है, ताकि वो अदर जो एनिमल्स है उनकी नज़र में ना आए, डिस्ट्रॉय ना हो। तो सभी जीव जंतु ये मानते हैं भी उनका आगे कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है टिड्डी का आना, इसको इतना बड़ा प्रकोप नहीं समझना चाहिए, बचाव करना चाहिए, पर हमें किसी भी इंसेक्ट को मारने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि ये हमारी सोइल में आकर बहुत सारे उसके जो न्यूट्रिशन जो है जो लॉस हो चुके हैं उनको ये कंप्लीट फुलफिल करती हैं, जब मर जाती हैं तो उसी में ये डिस्ट्रॉय होती है। तो ये नेचुरल फिनोमिना है, ये आई है तो कोई ना कोई रीजन है, हो सकता है मानव इसको न पहचान पा रहा हो भी इनके बेनिफिट्स क्या हैं। कहीं न कहीं बेनिफिट्स हैं, प्रकृति जो भी काम करती है वो सही ही करती है, उसको बैलेंस बनाने के लिए करती है। मनुष्य उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, उसके रिजल्ट हम भुगत भी रहे हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तक जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, ये तो भाई इस बार फेवरेट क्वेश्चन था, रिपीट भी हुआ है, डायरेक्ट आपको करवाए हुए भी हैं। तो भाई थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लिगामेंट को स्नायु बोलते हैं भाई। जोबनेर यूनिवर्सिटी प्लीज, आप बच्चों से बहुत फीस लेते हैं, तो थोड़ी पेपर पर वर्कआउट ज़्यादा होना चाहिए, एग्जाम आप ले रहे हैं। तो इसको उत्तक, बोन टू मसल्स कौन है, टेंडन है। अगर बोन टू बोन हमसे पूछता तो कौन होती, लिगामेंट होता या स्नायु होता।
ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्लाज्मोडेस्माटा है, ये हम बहुत बार पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। अभी देखो जैसे सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पथ मैं करवाता हूँ तब भी मैं आपको बताता हूँ भी इस प्रकार से दो पास वाली प्लांट सेल्स होती हैं, उनके अंदर गैप होता है जिससे वो उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इधर उधर मूव कर सके। तो जो पास की कोशिकाएं हैं उनके बीच का संबंध है, ठीक है, उनको संबंध प्रोवाइड करवाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा प्लाज्मोडेस्माटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपेरेन एक जीन जो प्रतिकारक प्रोटीन संश्लेषित करता है। देख भाई, लेक ओपेरेन मॉडल जो है ये हमारे सिलेबस में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ। हमारे सिलेबस में डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन के आगे की चीजें नहीं है। फिर भी ये आगे जाकर पूछते हैं तो इनको थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए, या तो सारे के टॉपिक डाल दो जो 12th में है, जो एनसीईआरटी में है। आपने जो बायोलॉजी लगा रखी है एग्रीकल्चर के लिए, जो मेडिकल है, उनमें ये चीजें या तो मेंशन करो या फिर सिलेबस में दो ताकि वो पढ़ाए जाएं। लेक ओपेरेन मॉडल क्वेश्चन बड़ा इजी है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। बड़ा लेक ओपेरेन मॉडल जो है वह वर्बली हम बता भी देते हैं, क्लास में बताया भी है भी रेगुलेटर जीन होते हैं, हमेशा ही ये ट्रांसलेशन नहीं चलता रहता, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जीन जो है उनको रेगुलेट करते हैं, आवश्यकता के अनुसार ही वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, रेगुलेटर जीन है, परंतु थोड़ा बताना चाहिए भाई, ये पूरा सिलेबस में मेंशन या तो करो। ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है। अंतःप्रद्युजालिका के साथ निरंतर है, देखो ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के साथ से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो ये तो बड़ा इजी है, परंतु भाई ये केंद्रक भित्ति कब से होने लगी भाई, केंद्रक झिल्ली होती है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न कि वॉल, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये इसका आंसर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही चलती है। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और पीछे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खपरा बीटल किस का कीट है? खपरा बीटल आपको पता है भी, खपरा भृंग भी इसको बोलते हैं, खपरा भृंग, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। तो ये हमारा स्टोर्ड ग्रेन जो होता है उसका होता है, ये उस सीड का एम्ब्रियो नष्ट कर देता है, भ्रूण को नष्ट कर देता है, भ्रूण नष्ट कर देता है, जिससे उसकी फिर पुनः उगने की क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। तो ये भी मैं इजी क्वेश्चन ही मानता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। जो हम कीट पढ़ते हैं उनकी सभी विशेषताओं, कौन सी मधुमक्खी जो है विशाल है, ठीक है। तो ये जो सबको पता है भी एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा जिसका हम ज्यादा सर्वाधिक उपयोग करते हैं हनी प्राप्त करने के लिए। तो इसका डोरसेटा जो है, एपिस डोरसेटा सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, पालना थोड़ा इसका कठिन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोशिका झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मान लो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल को इस बार इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, तो सिंगर और निकोलसन। लास्ट में आपको मैं ये सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हुए आपको मेरे चैनल की जो हमने रामबाण क्विज के नाम से शुरू की थी, उनमें हमने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं। आपको उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको जरूर भेजूंगा बच्चों। तो आगे भी आप हमारे साथ ICR एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के साथ जुड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट होने वाले हैं, उनसे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये भी मैं तो अभी तक आउट ऑफ सिलेबस ही मानूंगा इसको, परंतु इन पे हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिखा होता है अपने सिलेबस पे भी, आउटलाइनिंग है। तो फिर आउटलाइनिंग है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ही क्यों लिखा जाए, सारी चीजें लिख दो या कुछ मत लिखो, डीएनए लिख के छोड़ दो, हम सारा पढ़ा देंगे डीएनए। तो भाई ये ग्रिफिथ ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, परंतु
ये साबित किसने किया, ये क्वेश्चन आया है। तो ये हर्शे एंड चेज, कौन थे भी, हर्शे एंड चेज, इन्होंने ये साबित किया था। बैक्टीरियोफेज जो लिया उन्होंने, उस पे लेबलिंग करके ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और कोई चीज जेनेटिक मटेरियल नहीं है। एक्सेप्शनली आरएनए होता है कुछ वायरसेस का, जैसे कि कोरोना इत्यादि एड्स, तो इनमें आरएनए भी होता है, पर मोस्टली जो है वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहली ट्रांसजेनिक फसल, ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी भाई, तंबाकू थी। कौन सी थी, तंबाकू, टैबैको। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बायोटेक से अच्छे प्रकार का क्वेश्चन पूछते तो ज्यादा बेटर होता। पूरी बायोटेक, प्लांट टिश्यू कल्चर इन्होंने छोड़ दी, इवन इकोलॉजी भी छोड़ दी। इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इशू, बायोडाइवर्सिटी, मैं मानता हूं भी सभी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकते, परंतु 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक जो बायोटेक है, प्लांट टिश्यू कल्चर है, वो एग्रीकल्चर के बच्चों को आगे काम आने वाले हैं। तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं भी, हमारे 12th में भी है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी है, मेडिकल बायोलॉजी में भी है। तो थोड़ा सा सुधार की मुझे आवश्यकता लगती है। शुक्राणु जोज, भाई शुक्राणु ही लिख देते, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोजोन्स को बनाने के लिए पूछ रहा है भी कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने आवश्यक हैं। सीधी सी बात है, अगर प्राइमरी पूछता तो एक प्राइमरी 1 से 4 बनते हैं, सेकेंडरीज होते हैं उनसे 2 से 4 बनते हैं। तो ये सेकेंडरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितने पूछे इसने, कितने, 40। 40 पूछा है तो कितने से बनेंगे, 20 से। बड़ा सिंपल सा है, कॉमन सेंस का था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। प्राइमरी का पूछता तो कितने होते, 10 से 40 बनते। सेकेंडरी का पूछा तो 20 से 40 बनेंगे, बात एक ही है, कैलकुलेशन कोई घुमाया है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे, टर्निप जो है, सलजम जो, उसके खाना योग्य भाग कौन सा होता है तो रूट, है तो जड़, तो ये दोनों तो गलत हो गए। तो कौन सी है, मॉडिफाइड टेप रूट होती है, रूपांतरित है, मॉडिफाइड है, क्या है, मॉडिफाइड है, मॉडिफिकेशन हुआ है इसमें, स्टोरिंग करती है फूड का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल भी मैं इसको मान सकता हूं भी। 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किस रूप में लिया जाता है, किस रूप में होता है। तो सबसे ज्यादा आपको बताया हुआ है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन भी ये क्विज में डायरेक्टली डाले हुए हैं। तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है सबसे ज्यादा CO2 का, ठीक है। वो जो जब हम पढ़ते हैं इसमें क्लोरीन शिफ्टिंग, हैम्बर्ग शिफ्टिंग, उसके अंदर हम डायरेक्टली बताते हैं भी ये बाइकार्बोनेट के रूप में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेड होती है CO2, 70%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राकृतिक प्रणाली का वर्गीकरण किस पर आधारित है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ मुझे तो भाई थोड़ा डाउट है, जो मैंने बुक्स पढ़ी है उसके अंदर मॉर्फोलॉजी भी कंसीडर की गई है, व्यक्तिगत ऑन्टोगेनी भी कंसीडर की गई है, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन इत्यादि सभी चीजें कंसीडर की गई थी नेचुरल सिस्टम में, परंतु मेन जो है मॉर्फोलॉजी है, तो इसलिए मैं इसका आंसर मॉर्फोलॉजी मानूंगा, क्योंकि दोनों दिए हुए हैं, तो मेन जो है वो मॉर्फोलॉजी इसका बेसिस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 लाइकोपर्सिन कम एस्कुलेटम, ये टमाटर की ही एक प्रजाति है भाई। सोलेनम एस्कुलेटम पूछता तो ज्यादा बेटर था, परंतु इन्होंने स्पेशली पूछा है। वैसे तो देखो टमाटर के अंदर जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी जो है वो होता है, घुमा के पूछने की कोशिश की है, तो राइट आंसर मैं यही मानूंगा। वैसे ये जो स्पीसीज है ये वाटर टॉलरेंट बनाने के लिए इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, हम इसका मान सकते हैं।
परंतु सैलिसिलिक एसिड को ज्यादा कंसीडर किया जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्त जमावट की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग कितने चरणों में? भी स्पष्ट है, 3 चरणों में होती है। पहले जो है प्रोथ्रोम्बिनेज का बनना, ठीक है, फिर इसका हेपेरिन को निष्क्रिय करना, सेकंड जो हेपेरिन को निष्क्रिय करना और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। जो थर्ड स्टेप है थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है और फाइब्रिन के साथ ब्लड सेल्स कॉर्पसेल्स मिलकर ब्लड क्लॉट बना लेते हैं। तो 3 स्टेप हैं इसके। कितने? 3 प्रकार, 3 प्रोसेस हैं, 3 भागों में इसको विभाजित करके हम पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26। मक्का या गेहूं में फल का जो प्रकार है, ये अभी पीछे KCF का एग्जाम हुआ तो उसमें भी आया था, तो कैरियोप्सिस इंपॉर्टेंट करके करवाया जाता है हमारी क्लासेस में। फलों के प्रकार जो है मक्का और गेहूं में कैरियोप्सिस प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक युग्मक, गैमीट्स की बात कर रहा है ये। गैमीट्स जो होते हैं ये आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं। और अगुणित होते हैं इसका मतलब इसके अंदर समजात गुणसूत्र में जो है एक ही गुणसूत्र होता है। समजात होते हैं ना 2, तो उनमें से युग्मक में उसमें से एक ही होता है, दूसरा जो है दूसरे युग्मक में होता है। तो इसने पूछा हमसे एक युग्मक में, तो एक युग्मक में भाई एक जीन होगा और उस जीन का केवल एक एलील होगा। जैसे यहाँ पे T वाला है तो बड़ा T है तो बड़ा T होगा। अगर दूसरा युग्मक होता उसमें क्रोमोसोम पर छोटा T है तो वो दूसरे में चला गया। तो दोनों का एक भाग होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये B। ठीक है भी, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वाह भी वाह, क्या बात है, बड़ा। भारत में सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल है क्या? भाई क्या करना चाहते हो आप? चीपेस्ट क्वेश्चन, ठीक है आपने दे दिया, बस सभी बच्चों को पता भी होगा भी भाई केला है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, सस्ता है, तो बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी आ सकता है भाई। क्लाइटेलम, ये थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट ने यहाँ पे लिखना था 14, 15, 16, बात तो एक ही है, 14, 15, 16 क्लाइटेलम प्रणालिका जहाँ पे कोकून का निर्माण होता है। और केंचुए से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हमेशा ही रहा है, बहुत बार रिपीट हुआ है, आता ही रहा है जेट में, आगे भी आता रहे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, कपास इसका एक उदाहरण है। तो भाई ये एक लीफ फाइबर नहीं है, बास्ट फाइबर नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। फिर ये एक सरफेस फाइबर है, सीड की सरफेस से ये निकलती है, तो इसको सही फाइबर हम बोलते हैं कपास। जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का पोर्शन जो है इसमें हम क्रॉप्स जो दिए हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंडल के नियम तभी लागू होंगे, मैं बड़ा स्पष्ट क्लास में पढ़ाता हूं भाई। मेंडल के एक्सपेरिमेंट एक बार फेल भी हुए थे नेगली नामक साइंटिस्ट के सामने, जब उन्होंने हीरेशियम पादप पर प्रयोग किए। वो नेगली के सामने सक्सेस नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? प्योर लाइन उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, शुद्ध वंशक्रम अगर होगा तभी उसके एक्सपेरिमेंट सक्सेस होंगे। तो इसमें सीधा सीधा है, पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग जब होंगे तभी उसके एक्सपेरिमेंट, वरना नेगली के सामने ये फेल हो गया था, ये उपलब्ध नहीं थे। अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए कॉन्सेप्चुअल, ताकि पता लगे बच्चों को भी हमने किस प्रकार की तैयारी की है। बायनोमिनल नोमेनक्लेचर जो है वो किसको रेफर्स करता है भी, किसको संदर्भित करता है?
तो देखो भाई, हम इसमें स्पीसीज और जीनस दोनों को लेते हैं, तो उसमें से एक क्या है, प्रजाति की एक विशिष्ट और एक स्थानीय नाम को हम कंसीडर करके ये बायनोमिनल नोमेनक्लेचर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्यूडोमोनास रूबिलिनेंस लाल धारी वाली बीमारी का कारण है, किस में होती है भी ये जो स्यूडोमोनास है, ये जो जीवाणु है, ये लाल धारी रोग इनमें से किस में उत्पन्न करता है? गेहूं में, केला में, गाजर में या गन्ना में? तो आपको पता है किस में उत्पन्न करता है भाई, गन्ना में। प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले पर। स्तनधारी जो जीवाणु शुक्राणु है, उसके जो मिडिल पीस होता है वो क्या रखता है? देखो, हम इस प्रकार से स्पर्म की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो ये इसका मिडिल पीस है, ये इसकी गर्दन है, नेक है, ये इसका हेड है, यहाँ पे एक्रोसोम होता है। तो यहाँ पे मिडिल पीस जो है, यहाँ पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है भी? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो है होती है। तो कई बच्चे ये सेंट्रियोल साथ में कराएंगे होंगे, तो ये भाई नेक में, गर्दन में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन से क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कपास बोलवॉर्म, ठीक है, कौन होता है भी? कॉटन बोलवॉर्म कौन है? आपको पता है ये अमेरिका के अंदर बड़ा खतरनाक है, और ये है होलोकवरप्पा आर्मीजोरा। होलोकवरप्पा आर्मीजोरा इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है, फली भेदक भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फली भेदक या पोट बोरर। परंतु यहाँ पे जिसने क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान नहीं दिया और बच्चे ऐसा करते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा भाई। कपास बोलवॉर्म के खिलाफ कौन सा परजीवी जो है हम यूज करते हैं? जैविक नियंत्रण के अंतर्गत हम इन कीटों के अंदर रोग फैलाकर भी इनको हम रोकते हैं बिना पेस्टिसाइड के। तो सबसे बढ़िया उपाय है ये। तो ये ट्राइकोग्रामा का यूज हम करते हैं भाई। किसका यूज करते हैं? ट्राइकोग्रामा, जो इस कीट को नष्ट कर देता है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन, कुछ सवनी पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन फल नहीं होता। ठीक है, फ्रूट्स उनमें नहीं होता, यानी नगन बीजी होते हैं। क्या होते हैं? नगन बीजी। जिन पे फल होता है वो कौन से होते हैं भी? आवृत बीजी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में उत्तर है अनावृत बीजी या नगन बीजी, जिनके बीजों पर फल नहीं होता। जिनके बीजों पर फल होता है वो आवृत बीजी कहलाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, अवश्य ही बच्चों को करके आना चाहिए था। लैंग्वेज में उलझा मत करो भाई, ध्यान से पढ़ोगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में उत्तर मिल जाता है हमें। पौधे के स्टोमेटा खुलने का कारण है, देखो भी दिन के समय में आपको पता है मैलिक एसिड बनता है, फिर पोटेशियम अंदर आता है, हाइड्रोजन बाहर जाता है। पोटेशियम अंदर आता है तो फिर जल जो है गार्ड सेल में अंदर प्रवेश करता है। तो इसमें देखो पोटेशियम आयनों का स्राव होता है क्या? नहीं। हाइड्रोजन अंदर आयन आते हैं क्या? नहीं। ठीक है, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम आयनों का प्रवाह। राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी। स्त्रावण नहीं होता, अंदर आते हैं पोटेशियम आयन, तब जाकर रंध्र खुलते हैं। ये जो हमारा वाष्पोत्सर्जन है
उससे क्वेश्चन आया है, ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, एमा म्यूरो और फ्यूजिनो ने थ्योरी दी थी। सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत, और लेविट ने इसको प्रूव किया था। पहला समन्वयी पौधा है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बेस, जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, किसमें होता है? पहला टेरिडोफाइटा में। किसमें? टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में नहीं होता। टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर सिस्टम बनने लगता है, जल और भोजन का प्रवाह उनके अंदर होने लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके बाद में कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म, फिर कौन आते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था। निमेटोड विच फॉर्म सिस्ट, अल्सर बनाता है, कौन बनाता है भाई? हेटेरोडेरा एविनी, हेटेरोडेरा एविनी। प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन, प्लांट पैथोलॉजी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? पानी संवहनी प्रणाली, सी अर्चिन, और ये जब हम पढ़ते हैं सी अर्चिन और उनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है पाया जाता है, तो वो किससे? इकाइनोडर्मेटा से। किससे? इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? इकाइनोडर्मेटा। ये थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है भी, तो देख लो ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे। कौन कौन से टॉपिक इन्होंने छुए, किन महत्वपूर्ण टॉपिक को इन्होंने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं चाहिए भी। अगर आपको भी ये इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आए, सारे कैसे बने, तो कहीं से आपने 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, कहीं से आपने एक भी नहीं दिया। अगर आप सभी क्वेश्चन को, सभी टॉपिक्स को पेपर में इंक्लूड नहीं कर सकते तो सिलेबस कम कर दो। बहुत ज्यादा सिलेबस आपने दे रखा है, 40 ही क्वेश्चन आते हैं, या तो क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा होने चाहिए, फिर तो फायदा है स्टूडेंट्स को उतने टॉपिक्स पढ़ने का, या फिर सिलेबस थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो इस पेपर के अंदर भाई बच्चे इजीली 30 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते थे। जिन्होंने 30 क्वेश्चन किए उनकी बायोलॉजी के अंदर तो पार पड़ गई, और एडवांटेज के साथ। तो कहीं आपका एग्रीकल्चर का खराब हुआ, किसी का अगर केमिस्ट्री का थोड़ा इजी आया था, तो उसकी रिकवरी भी कर देगा। तो 300 नंबर तो कम से कम इस पेपर में आपके बनने ही चाहिए, कम से कम। उससे ज्यादा फिर फाइट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हमसे आप जुड़ सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ICAR से रिलेटेड भी क्विज मिलेगी इस चैनल पर, जल्दी ही वो भी सारी क्विजेज तैयार हो रही हैं, आपको मिलेगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ICAR में भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।